अगर हम हमारी एवरीडे लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि वी रिक्वायर सम एक्सटर्नल एफर्ट टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन एंड टू मूव द ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम न्यूटन बाबा के द्वारा दिए गए कुछ नियमों की बात करने वाले हैं, कुछ लॉज की बात करने वाले हैं। तो सर न्यूटन ने हमें 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहती है। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अब इस लॉ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आज आपके तनिष्क भैया जा रहे हैं मोमोज लेने, बट वो जो मोमोज की दुकान है ना वो काफ़ी दूर है, इसी वजह से उनको बस में ट्रैवल करना पड़ रहा है। जैसे ही बस सडनली मूव करेगी तो तनिष्क भैया का जो अपर पार्ट है वो बैकवर्ड साइड पे क्या होगा, मूव होगा, राइट। अब ये जो बैकवर्ड साइड पे मूवमेंट हो रही है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे ही बस मूवमेंट में आएगी, बस मोशन में आएगी, तो जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो भी मोशन में आएगा, बट जो अपर पार्ट है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। इसी वजह से एकदम से पीछे की साइड पे हमें पुश फील होता है, एक झटका सा फील होता है। तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम बातें करेंगे मोमेंटम की। अब जो मोमेंटम है उसको एक बार देख लेते हैं। अगर हम मास एंड वेलोसिटी का जब प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें एक नई रेसिपी मिलेगी जिसका नाम है मोमेंटम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम बात करते हैं रिकॉइल ऑफ गन की। कभी आपने अगर नोट किया हो तो जब गन से हम शूट करते हैं तो पीछे के साइड पे एक मूवमेंट फील होती है। अब आप कहोगे कि ये तो हमने नोट नहीं किया। हाँ, आपने खुद उसको फील नहीं किया है रिकॉइल ऑफ गन को, बट आपने मूवीज में देखा होगा जब गन शूट करते हैं तो पीछे की साइड पे गन मूव करती है, उसी को ही कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। तो स्टेटमेंट जो है ना हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, वो क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टाइप के फोर्सेस को देखेंगे, 3 लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम डिफरेंट टाइप के फोर्सेस को देखेंगे। फोर्स होता क्या है? फोर्स वर्ड से हमें समझ में आता है कि किसी चीज़ को हमने ऐसे पुश किया और उसके अंदर मूवमेंट हुई, राइट। यानी कि फोर्सेस के कुछ इफेक्ट भी हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोशन हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, इस टाइप के कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं इस चैप्टर के अंदर जो हमें डिस्कस करने हैं। फिर सर न्यूटन ने कुछ लॉज दिए थे मोशन के रिगार्डिंग, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि साइंस में हम फोर्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इट इज़ द फोर्स दैट अनेबल अस टू डू एनी वर्क। ठीक है, कैसा वर्क? अगर देखिए हमको घर का दरवाज़ा खोलना है या बंद करना है, हमें किसी टाइप का उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना, अपने आप तो वो नहीं खुलेगा या बंद होगा। ठीक है, अगर मान लो आपको ड्रॉअर को खोलना है या बंद करना है तो आपको कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं शॉर्ट में, जो हम पुल या पुश करते हैं वही क्या है? फोर्स है। आप इस जिफ में देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से ये गेट को ओपन कर रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ रहा है? इसे गेट को पुल करना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो यही होता है बेसिकली हमारा फोर्स। तो अभी हम देखेंगे इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे फोर्स की वजह से, क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। पहला देखो, फोर्स कैन मेक द स्टेशनरी बॉडी इन द मोशन। कोई स्टेशनरी बॉडी है, कोई बॉडी है जो रेस्ट पर है। स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ? बॉडी कहाँ है? रेस्ट पर है, मूवमेंट में नहीं है। ठीक है, अगर मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगी, मूव करना स्टार्ट करेगी। यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, देखो ये है राहुल। ठीक है, ये क्या कर रहा है? देखो बॉल थी पहले स्टेशनरी थी, ठीक है, इसने किक किया, किक करते ही ये फोर्स लगाया इसने और ये मोशन में आ गई बॉल, राइट। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है। क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो कहाँ आ रही है? मोशन में आ रही है। ठीक है, तो देखिए फुटबॉल कैन बी सेट टू मोशन बाय किकिंग इट। बिल्कुल सिंपल वाला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे उठाया है। सेकेंड जो इफेक्ट है फोर्स का वो हमें देखना है। देखो, फोर्सेस कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। जैसे फोर्सेस की हेल्प से हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं, वैसे ही अगर मैं अपोजिट फोर्स लगा दूं, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मैं उसको रेस्ट पर भी ला सकती हूँ फोर्स का यूज करके, राइट। तो देखिए यहाँ पे बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, अगर मैं ब्रेक अप्लाई करती हूँ किसी भी मूविंग व्हीकल के अंदर तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ गई? रेस्ट पे आ गई है। ये जो ट्रक चल रहा था एकदम से यहाँ पे मूविंग ट्रक के अंदर जब एकदम से ब्रेक लगाए तो वो कहाँ आ गया? रेस्ट पे आ गया। तो ये भी हमारा एक फोर्स का ही इफेक्ट है।
क्लियर। नेक्स्ट हमें थर्ड जो इफेक्ट है वो क्या है, देखो, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हो यहाँ पे, मान लो जब क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, बॉल का जो आने का डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है, जैसे ही बल्ले से बॉल को मारा तो डायरेक्शन चेंज हो गई, राइट। तो ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जो हम एवरीडे लाइफ में हमारा देख सकते हैं, डायरेक्शन का चेंज होना फोर्स को अप्लाई करने पे। तो ये था हमारा थर्ड इफेक्ट। अभी हमको देखना है फोर्थ इफेक्ट क्या है हमारा। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले धीरे चल रहा है, उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो हम वो फास्ट मूव करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो साइकिलिंग कर रहा है पर्सन, अगर ये पेडलिंग ज्यादा फोर्स के साथ करेगा, ज्यादा फोर्स के साथ पेडल अगर ये मारेगा, तो ये बहुत साइकिल जो है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि फोर्स को अप्लाई करने से हम स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। इंक्रीज या डिक्रीज, कम फोर्स लगाएंगे तो स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप एंड साइज भी हम चेंज कर सकते हैं अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या है, एक पानी की बॉटल है जिसको एक हैमर से हमने मारा यहाँ पे, तो ये क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, पिचक गई, इसकी शेप अब चेंज हो चुकी है जब हमने इसके ऊपर फोर्स को अप्लाई किया, राइट। ओके, इसके अलावा हम हैमरिंग से कोई भी मेटल का ब्लॉक है उसको थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटल्स की, ये एक मेटल की प्रॉपर्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो वहां पे हम क्या करते थे, फोर्स लगाते थे हैमर से और मेटल के ब्लॉक को शीट्स एंड वायर्स के अंदर कन्वर्ट करते थे। तो ये एक फोर्स का ही इफेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट हमें देखना है टाइप ऑफ फोर्सेस की। अगर हम बात करते हैं, देखो मेनली फोर्सेस दो टाइप के होते हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने। पहला टाइप का फोर्स है हमारा बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स से ही हमें समझ में आ रहा है कि इक्वल फोर्स हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रखा है, ठीक है, ये एक बच्चा है, आप बच्चों में से एक बच्चा यहाँ पे है, एक बच्चा यहाँ है, ठीक है, दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये यहाँ से अप्लाई कर रहा है और ये यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, दोनों सेम लेवल का फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या ये ब्लॉक यहाँ से हिलेगा, ये हिलेगा ही नहीं, ये रेस्ट पर ही रहेगा। जब हम बैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव ही नहीं करता। जबकि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा है, मान लो, ठीक है, ये एक ही बच्चा है इधर, अब ये इसको फोर्स लगा रहा है इस साइड पे, इस साइड पे फोर्स लगा रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है फोर्स की वजह से इस साइड पे मूव करने लगेगा, ये जो ब्लॉक है इस साइड पे खिसक जाएगा, राइट। यानी कि जब अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, अब ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स का। यहाँ पे एक ही साइड पे फोर्स लगाया जा रहा है, अगर दोनों साइड पे फोर्स लग रहा होता और इक्वल लग रहा होता तो वो हमारा किसका एग्जाम्पल होता, बैलेंस्ड फोर्स का। और बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, क्योंकि बैलेंसिंग की वजह से वहां पे मूवमेंट नहीं हो पाती, वहां पे मोशन नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रहने वाला है, रेस्ट पर ही रहने वाला है। क्लियर हुआ। अब हम डिटेल में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम बैलेंस्ड फोर्स को। क्लियर है। देखिए डेफिनेशन को क्या सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन देखिए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो, अगर रिजल्टेंट जो आएगा दोनों फोर्सेस का, दोनों डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा जीरो, और इसी वजह से जो फोर्स है उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। ये तो आपकी हो गई डेफिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, देखो टग ऑफ वॉर के बारे में आपने सुना होगा, एक गेम होता है टग ऑफ वॉर। अगर उसमें दोनों साइड पे सेम लेवल का फोर्स अगर लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड वर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड के से अगर दोनों टीम्स पुल कर रही हैं रोप को, तो वो रोप जो है वो मूव नहीं करती है। क्लियर। अब एक साइड पे अगर 10 बंदे हैं और एक साइड पे रोप के अगर 6 बंदे हैं, तो जो 10 बंदे वो ज्यादा फोर्स को अप्लाई करेंगे और वो लोग जीत जाते हैं, राइट। कुछ इस तरीके का होता है। देखो यहाँ पे बैलेंस फोर्स के अंदर इक्वल हो रहा है, ठीक है, दोनों इक्वली ले रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पोजीशन पे मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं आएगी, ऐसे ही ये लगे रहेंगे अगर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं। मान लेते ये है राहुल, ये है नेहा ने लगा दिया ज्यादा फोर्स लगाते ही ये क्या हो जाएगा, ये इसकी साइड पे गिर जाएगा, नेहा यहाँ पे जीत जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही नेहा जीतेगी इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स आ गया है, अनबैलेंस्ड फोर्स। बट अभी हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड फोर्स की। तो बैलेंस्ड फोर्स में ये दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी नहीं जीतेगा, रोप ऐसे ही रहेगी, बीच में ही रहेगी, रोप क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी।
ठीक है, तो देखिए बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट कॉजेज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का स्टेट है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? बैलेंस्ड फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे कैसे? ये क्या कर रहा है, राहुल अपनी साइड पे पुल कर रहा है और नेहा इस साइड पे पुल कर रही है, तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है वो बिल्कुल देखिए अपोजिट है, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट जब होगा तब वहां पे जो ऑब्जेक्ट है उसका जो स्टेट है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है, देखो बैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से वही, अगर हम बैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं एक साइड पे, ठीक है, तो मान लीजिए चाहे आप इसका एग्जांपल ले लो, चाहे इसको समझ लो, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, मैं यहाँ से फोर्स लगा रही हूँ और यहाँ से भी इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रही हूँ, तो ये बॉल क्या करेगी, या फिर बलून समझ लो इसको, ये पिचक जाएगी, राइट। तो ये जो बैलेंस फोर्स का इफेक्ट है वो क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज भी कर सकता है, शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बलून का ही एग्जांपल हमने लिया है, देखो बलून को अगर सेम दोनों साइड से इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या कर जाएगा, कॉम्प्रेस कर जाएगा, पिचक जाएगा, राइट। तो ये इफेक्ट हो गया है बैलेंस्ड फोर्स का। बैलेंस्ड फोर्स से क्या हो रहा है, शेप एंड साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है। क्लियर? अब हमको देखना है अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स में फिर से हम टग ऑफ वॉर का एग्जांपल लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइड पे ज्यादा फोर्स वो लगा रहे हैं, एक साइड से ज्यादा फोर्स अप्लाई वो कर रहे हैं, तो दूसरी वाली टीम हार गई और ये क्या हो गया, देखो कीचड़ में आके गिर गए, ठीक है। तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन द जीरो, जीरो से ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड एंड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक साइड का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो क्या हो गया, ज्यादा। मान लेते हैं ये है टीम ए एंड ये है टीम बी, ठीक है, ये रोप है, ये यहाँ से पुल कर रहे हैं और ये यहाँ से पुल कर रहे हैं रोप को। अब जो टीम ए है ना, ये ज्यादा ताकत वाली है, इसके पास ज्यादा बंदे हैं, ये लगा लो, या फिर समझ लो कि इनके पास सारे सारे मोटे तगड़े लोग हैं जो पुल कर रहे हैं। अब फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में ही लग रहा है, बट जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ना वो सेम नहीं है इस केस में, क्योंकि ए टीम के पास तो मोटे तगड़े लोग हैं, ये तो ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा के अपनी साइड पे पुल कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो रोप है इस साइड आ जाएगी, मान लेते हैं यहाँ पे बीच में ये वाला कीचड़ है, तो बी टीम के जितने भी लोग हैं वो कीचड़ में आके गिर जाएंगे। ये क्या हो गया, हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कैन बी मूव्ड बिकॉज ऑफ अप्लाइंग बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, मिस्टेक है यहाँ पे प्रिंटिंग, यहाँ पे क्या आएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट पे है उसको मोशन में ला सकते हैं। बैलेंस फोर्स के केस में हमने क्या देखा था, अगर वहां पे इक्वल एंड अपोजिट एंड सेम मैग्नीट्यूड के अगर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका स्टेट चेंज नहीं होता है, यानी कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, उसके अंदर हम मोशन क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जैसे हमने ब्लॉक का एग्जांपल देखा था। तो इस केस में अनबैलेंस फोर्सेस के केस में क्या हो रहा है, जब हम अनबैलेंस फोर्सेस लगाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसको हम मोशन के अंदर लेके आ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस से होता क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। बैलेंस फोर्स से तो कुछ हो ही नहीं रहा, स्टेट चेंज ही नहीं हो रही, तो उसको हम ज्यादा नहीं देखेंगे, उसको देख लिया हमने। अब जो और इफेक्ट्स आने वाले हैं वो आएंगे अनबैलेंस फोर्स की वजह से, जो मोशन क्रिएट होगा, जो मोशन होने वाला है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर, वो अनबैलेंस फोर्स की वजह से होगा। तो देखिए अनबैलेंस फोर्स से क्या क्या होगा, मोशन, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी भी स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसको हम मूव कर सकते हैं। दूसरा, इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को अगर हमें बढ़ाना है तो ज़्यादा अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा मैग्नीट्यूड का, तो हमारा स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कम लगाएंगे तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका जो स्पीड है हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। फिर है स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज को हम चेंज भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अनबैलेंस फोर्सेस, राइट। नेक्स्ट हमें देखना है लॉज ऑफ मोशन। टाइप ऑफ फोर्सेस तो हम देख चुके हैं, अभी लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत की थी हमारे एक साइंटिस्ट ने, इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीलेई, राइट, गैलीलियो गैलीलेई। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक ऑब्जर्वेशन की थी, ठीक है, जिसके थ्रू उन्होंने कुछ एक स्टेटमेंट दी थी इंपॉर्टेंट, जिसकी हेल्प से बाद में सर न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, जिसको हम नॉर्मली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर बेसिकली, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं हम। इसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट आता है, इनर्शिया ऑफ मोशन आता है एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी आता है, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं,
ठीक है, ये बस एक ओवरव्यू था। अभी हम देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट दी थी इन्होंने। Galileo first of all said that the object moves with a constant speed when no force act on them. उन्होंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी जब कोई भी वहां पे फोर्स अप्लाई नहीं होगा, किसी टाइप का कोई भी जब फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती चली जाएगी। ठीक है, कैसे होगा देखो, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक इस तरीके का स्लोपिंग सा एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक मार्बल रखी, ठीक है, ये जो मार्बल है इसको यहाँ से नीचे धक्का दे दिया, अब ये आएगी ऐसे नीचे रोल करते हुए आएगी, ठीक है, यहाँ पे आ गई। अब क्या होगा, उन्होंने क्या नोट करा कि जैसे ये मार्बल नीचे की साइड पे आई तो ये मार्बल ऊपर चढ़ेगी दूसरे स्लोप के ऊपर और उतनी ही हाइट तक जाएगी, ठीक है, उतनी ही हाइट तक जाएगी। क्लियर। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने स्लोप को चेंज करके देखा, जैसे जैसे स्लोप को डिक्रीज करते गए, ठीक है, जैसे जैसे स्लोप को डिक्रीज करते गए, अभी ये यहाँ पे था ना, अभी इसको थोड़ा सा और अगर हम नीचे कर दें, ठीक है, यहाँ पे देखिए, अभी मान लेते हैं ये पहले यहाँ पे था, फिर इसको यहाँ पे कर दिया, यहाँ कर दिया और फिर बिल्कुल लीनियर कर दिया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब ये यहाँ तक जा रहा है तो सेम हाइट तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक जो मार्बल है ऊपर तक चढ़ रहा है, और जैसे ही स्लोप को थोड़ा सा नीचे किया, स्लांट किया, तब ये मूव कर रहा है बट ज़्यादा डिस्टेंस तक आगे तक जा रहा है क्योंकि उसको सेम हाइट अटेन करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और स्लांट कर दिया तो ये और ज़्यादा आगे तो जाएगा ही पर ये और ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा है। अब उसने क्या थ्योरी दी, क्या अजम्पशन दी कि इसी तरीके से अगर जब वो लीनियरली मूव करेगा, यहाँ से नीचे आने के बाद स्लोप से नीचे की तरफ ये ऐसे मूव करता जाएगा, ठीक है, मार्बल, तो ये चलता ही जाएगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे समअप किया हुआ है। देखिए फिर से देखेंगे क्या कहा था उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम, जब उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तब वो कांस्टेंट स्पीड से चलता चला जाएगा, यानी कि ये जब तक सेम हाइट को अटेन नहीं करेगा ये जो मार्बल है ये मूव करता चला जाएगा। कब? जब अपोजिशन वाले फोर्सेस नहीं होंगे। बट रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा यहाँ पे अपोजिट साइड पे। जो हमारा फ्लोर है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है ना, फ्रिक्शनलेस तो नहीं है, तो वो भी कुछ फोर्स अप्लाई करने वाला है उसके ऊपर। इसी वजह से इन रियलिटी ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन रियलिटी ये चीज पॉसिबल नहीं है, इस वजह से वो रुक जाता है। बट गैलीलियो सर ने क्या बोला था कि अगर कोई भी अपोजिशन वाला फोर्स नहीं होगा तो ये मार्बल मूव करता चला जाएगा जब तक ये उस हाइट को अटेन नहीं करेगा, और हमें पता है हाइट को अटेन कर ही नहीं सकता, यानी कि हमेशा ये मूविंग ही रहेगा। क्लियर हुआ? अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देखेंगे। देखो, इट मीन्स दैट, अब ये जो चीज़ हमने समझी उसी का थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट भी देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि एग्जाम्स के अंदर हमें कैसे लिखना है। दिस मीन्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस पाथ, अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फ्रिक्शनलेस है। अब फ्रिक्शनल फोर्स भी एक टाइप का फोर्स होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। देखो, ये हमारा फ्लोर है, ये हमारी बॉल है, ठीक है, इसको किक किया, किक करने के बाद ये मोशन में आएगी, मोशन में आने के बाद ये रोल करते हुए जा रही है, बट कुछ टाइम बाद हमें पता है ये रेस्ट पे आ जाएगी, ये रुक जाएगी। क्यों रुक रही है ये इसीलिए रुक रही है क्योंकि जो फोर्स आ रहा है बैकवर्ड साइड पे, किसकी वजह से? फ्लोर की वजह से। ठीक है, फ्लोर हमारा कंप्लीटली स्मूथ तो नहीं हो सकता, वहां पे कंकर, पत्थर, रोड़े कुछ भी हो सकता है, राइट? तो इस वजह से ये अपोजिट साइड में जो फोर्स आएगा उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। ठीक है, यही होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है फ्रिक्शनलेस पाथ पे, ठीक है, और उसके ऊपर कोई अदर फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रहा है, देन क्या होगा? द ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग फॉरएवर, वो मूव करती जाएगी, वो बॉल, वो मार्बल हमेशा रोल करता हुआ चलता जाएगा। ठीक है, दैट इज देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई अपोजिशन वाला अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, हमको पता है प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है फॉर एनी ऑब्जेक्ट, बिकॉज जीरो अनबैलेंस फोर्स होना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल हम फ्रिक्शनलेस पाथ क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं, वो आइडियल कंडीशन हम क्रिएट ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन भी तो होता है ना। एयर के अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने फेंकी, ठीक है, तो वो सेम स्पीड से तो ऊपर मूव नहीं करती जाएगी, उसकी स्पीड डिक्रीज होती है जैसे जैसे वो और ऊपर जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एयर भी अपना फ्रिक्शनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रही है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन,
force of air and many other forces are always acting upon the objects, ठीक है, तो उसकी वजह से वो वाली जो कंडीशन है वो हम ला ही नहीं सकते हैं, बट प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल, हमें पता है प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? अभी हमको स्टार्ट करना है हमारा मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है लॉज ऑफ मोशन। तो सर न्यूटन ने ना गैलीलियो सर की जो ऑब्जर्वेशन थे, एक्सपेरिमेंट थे, उसको देखते हुए 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे। पहला लॉ ऑफ मोशन जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर हम मोमेंटम की बात करने वाले हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, अब इन तीनों लॉज को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ने वाले हैं और फिर इनकी एवरीडे लाइफ में हमारे आसपास कहाँ अप्लाई होते हैं। वो जो एप्लीकेशन पार्ट है ना, वो इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इस पार्ट में से। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको स्टेटमेंट आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंटिल इट इज कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेस। जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब तक अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको नहीं आएगा, उसको रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए और मोशन वाली ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए। क्लियर? देखिए, if any object is in the state of rest, then it will remain in the rest until the external force is applied to change its state. Similarly, an object will remain in the motion until any external force is applied over it to change its state. यानी कि state को change करने के लिए हमें external force कुछ ना कुछ apply करना ही पड़ेगा। क्लियर? अब इसको देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एवरीडे लाइफ कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं? देखो इसको, अगर कोई पर्सन है वो बस के अंदर खड़ा है, वो कहीं पे जा रहा है, पहले बस कहाँ थी? रेस्ट पे थी। ठीक है, बस कहाँ थी? रेस्ट पे थी। एकदम से जैसे ही बस मूव करेगी, मोशन में आएगी, तो जो पर्सन है वो कहाँ पे, उसका जो अपर पार्ट है वो बैकवर्ड फॉल करेगा। उसका अपर पार्ट कहाँ चला जाएगा? बैकवर्ड साइड पे, इस तरीके से। ठीक है, पीछे की साइड पे उसका अपर पोर्शन पीछे की साइड पे मूव करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हमारी बस रेस्ट में थी तो वो जो पर्सन है उसका पूरा बॉडी किस में था? रेस्ट में था। अब जैसे ही बस मोशन में आई तो पर्सन का जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट जो है वो किस में आ गया है? मोशन में आ गया, बस के फ्लोर के साथ साथ, राइट। बट जो अपर पार्ट है बॉडी का वो अभी भी किस में रहना चाह रहा है? रेस्ट में ही रहना चाह रहा है। इसी वजह से एकदम से हमें झटका लगता है बैकवर्ड साइड पे, पीछे की साइड पे झटका लगता है, राइट। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार हम देख लेते हैं। पेपर में भी तो लिख के आओगे ना कुछ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एग्जाम में आपको एक्सप्लेनेशन इसकी लिख के आनी पड़ेगी। तो क्या एक्सप्लेन करेंगे? देखो, दिस हैपेंस बिकॉज द पर्सन एंड द बस बोथ आर इन रेस्ट व्हाइल बस इज नॉट मूविंग। जब बस मूव नहीं कर रही थी तो पर्सन और ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो बस है हमारी, वो दोनों ही किस में थे? रेस्ट में थे। बट एज द बस स्टार्ट्स मूविंग, जैसे ही बस मूव करना स्टार्ट करेगी, द लेग्स ऑफ द पर्सन स्टार्ट मूविंग। जो लेग्स हैं, जो लोअर पार्ट है, वो बस के साथ साथ किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। बट द रेस्ट पोर्शन यानी कि अपर पोर्शन, उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो मूवमेंट में, मोशन में नहीं आना चाहता है। ठीक है, तो इसी वजह से बैकवर्ड साइड पे हमें एक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमें देखना है। देखो, नेक्स्ट हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल क्या है एवरीडे लाइफ में? अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड। अब बस मूव करिए और एकदम से अगर स्टॉपेज कहीं पे आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे ब्रेक लगते हैं। ब्रेक लगते ही जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, कोई भी पर्सन अगर बस के अंदर है तो किस साइड पे फॉल करती है? आगे की साइड पे। फॉरवर्ड मूवमेंट वहाँ पे देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, इसके एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब बस मोशन में थी तो पूरा अपर पार्ट भी मोशन में था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ? जैसे ही बस रेस्ट में आ गई तो जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी था वो तो रेस्ट में आ गया, जैसे ही बस का फ्लोर रेस्ट में आया। बट जो अपर पार्ट है वो अभी भी मोशन में ही रहने को टेंड कर रहा है। उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो मोशन में ही रहेगा। इसी वजह से एकदम से फॉरवर्ड फॉल हमें फील होता है। अब इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं एक बार, लिख के कैसे आएंगे। दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन द बस इज मूविंग, जब बस मूविंग में है, मूवमेंट में है, मोशन में है,
द पर्सन स्टैंडिंग इन इट ऑल्सो इन द मोशन अलॉन्ग विद द बस, बस के साथ साथ वो भी मोशन में है. But when the driver applies brake, the speed of bus decreases suddenly, or the bus comes in the state of rest suddenly. वो suddenly किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी. In this condition, the legs of the person which are in contact with the bus come in the rest, right? जैसे ही फ्लोर रेस्ट में आएगा वैसे ही जो पर्सन का लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो भी रेस्ट में आ जाएगा, बट जो अपर पार्ट है वो अभी भी मोशन में है. इस वजह से फॉरवर्ड फोल हमें वहां पे फील होता है. क्लियर? ओके, हमारा जो थर्ड एप्लीकेशन है उसको देखिए. यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये जो आपको आंटी दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, देखो ये कपड़े सुखा रही हैं, बट कपड़े सुखाने से पहले उसको क्या कर रही है, एक जर्क दे रही है, झाड़ रही हैं कपड़े पहले. ऐसा क्यों कर रही है? ताकि जो गीले कपड़े हैं उनके अंदर जो मॉइस्चर है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, उनको पहले ही झाड़ दिया जाए और फिर सुखाया जाए. राइट, ऐसा करती है ना आपकी मम्मी भी घर पे ऐसे ही करती होंगी. तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो मॉइस्चर है क्लोथ्स के अंदर, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अब ये एग्जाम्पल है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का. इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने उसको एकदम से जर्क दिया तो जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स थी वो रेस्ट पे थी. जैसे ही मोशन में आया तो कपड़ा मोशन में आ गया, बट जो वो ड्रॉपलेट्स थी वो रेस्ट पे ही रहना चाहती थी, इसी वजह से वो आके ग्राउंड के ऊपर गिर गई. ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. देखो, बिफोर हैंगिंग द वेट क्लोथ्स ओवर अ लॉन्ड्री लाइन, usually many jerks are given to the clothes to get them dried quickly ड्राई करने के लिए उसको जर्क दिया जाता है. अब इसका एप्लीकेशन पार्ट मैंने आपको बताई दिया कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है. जैसे ही मैंने उसको कपड़े को जर्क दिया, जैसे ही आपकी मम्मी ने कपड़े को एकदम से झाड़ा ताकि वो जल्दी से सूख जाए, उस टाइम पे क्या हुआ, कपड़ा तो मोशन में आ गया, बट जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसके अंदर जो थी वो अभी भी रेस्ट में ही रही, इसी वजह से वो नीचे गिर जाती है. ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन सडनली क्लोथ्स आर मेड इन द मोशन. क्लोथ्स को किस में लेके आए हैं हम? क्लोथ्स को हम ले आए हैं मोशन में. बाय गिविंग जर्क्स द वाटर ड्रॉपलेट इन इट हैव टेंडेंसी टू रिमेन इन द रेस्ट. जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना वो अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहती है. उनकी टेंडेंसी क्या है कि वो रेस्ट में ही रहें. ठीक है, इसी वजह से वो नीचे गिर जाती है. आई होप आपको ये तीनों के तीन एप्लीकेशन पार्ट क्लियर हो गए होंगे. अब हम फोर्थ एप्लीकेशन भी देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की. ये क्या कहता है? देखो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये स्ट्राइकर से क्या मार रहे हैं, इनको फीतियों को मार रहा है स्ट्राइकर से. अब इससे क्या होगा, जैसे ही हम इसको यहाँ पे मारते हैं ना, मान लो ये वाली जो फीती थी ये निकल गई, ये यहाँ पे आ गई, आप जीत गए. ठीक है, ये थी रानी रेड कलर वाली, ठीक है, पिंक वाली. तो जैसे ही इसको मारा स्ट्राइकर से, तो ये जो पाइल था पूरा 10 का पाइल था, मान लेते 10 में से एक बाहर निकल के यहाँ पे आ गई. ठीक है, तो इसमें से जो 9 की 9 है हमारी गीटियां, फीतियां, जो भी बोलते हो आप, वो सारी की सारी इनकी पाइल की फॉर्म में ही रहेंगी और सेम प्लेस पे रहेंगी. बस इनमें से एक बाहर निकल गई जो स्ट्राइकर से जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ था. राइट, तो ये भी किसका एग्जांपल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जांपल है. यहाँ पे जैसे ही हमने उसको स्ट्राइकर से मारा तो जो एक फीती थी जिसके ऊपर फोर्स लगा वो मोशन में आई और वो चली गई. बाकी जो थी उनका तो टेंडेंसी क्या थी कि वो रेस्ट में ही रही, इसी वजह से वो रेस्ट में ही रही और सेम पोजिशन पे वो रही वहां पे. ठीक है, तो देखिए व्हेन द पाइल ऑफ कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड इज हिट बाय द स्ट्राइकर. ठीक है, अच्छा इनको कॉइन बोलते हैं. ठीक है, हम क्या बोलते थे? हम तो गीटियां फीतियां बोलते थे इनको. ठीक है, कॉइन ओनली एट द बॉटम मूव्स अवे. जो बॉटम वाली है ना बस वही मूव करेगी, बाकी सारी की सारी सेम प्लेस पे रहने वाली है. अब इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. दिस हैपेंस, ये होता क्यों है? This happens because when the pile is struck by a striker, the coin at the bottom come in the motion. जो बीच में जो coin था, ठीक है, वो मोशन में आया. बाकी सब सेम स्टेट में रेस्ट में ही रहना चाहती हैं. उनकी टेंडेंसी क्या है? रेस्ट में ही रहे. इस वजह से वो सारी की सारी पाइल किस में रहेगी? रेस्ट में. सिर्फ एक निकल जाएगी वहां से, मोशन में आ जाएगी. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल्स दिए हैं. राइट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है क्या? जो इनर्शिया वर्ड है उसका मतलब क्या है वो हमें समझना है. जो इनर्शिया है वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता. अगर वो रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है. अगर वो मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहता है. मान लीजिए आप अभी एक ये लेक्चर देख रहे हो या फिर आप टीवी में कोई कार्टून देख रहे हो, कुछ भी आप अपना कोई वेब सीरीज देख रहे हो. राइट, तो अगर आपकी मम्मी अभी आपको बोलो कि अभी जाओ भाग के और दूध का पैकेट लेके आओ, तो आपका मन नहीं करेगा ना करने का.
ठीक है, अब आपको जब गुस्से से डांटेगी मम्मी तभी आप जाके लेके आओगे दूध का पैकेट, नहीं तो आपका खुद का मन तो नहीं है वहां से उठने का, राइट। तो ये क्या है, इनर्शिया के अंदर हो आप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हो आप, बैठ के वहां पे सिर्फ और सिर्फ वेब सीरीज देखना चाहते हो, उठ के काम नहीं करना चाहते हो, राइट। तो यही जितनी भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनर्शिया प्रेजेंट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बारी। अब इनर्शिया एंड मास को समझने के बाद हम जंप करने वाले हैं मोमेंटम के ऊपर, मोमेंटम की बातें करेंगे, ठीक है। फिर हम जंप करेंगे क्योंकि मोमेंटम का ही यूज होने वाला है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम मोमेंटम समझे बिना नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इनर्शिया होता क्या है। वैसे कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, बट हमें डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए ना। एग्जाम में डेफिनेशन पूछी तो क्या लिखेंगे, राइट। तो देखिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट रेजिस्ट्स टू गेट डिस्टर्ब्ड इट्स स्टेट। जो भी उसकी स्टेट है, रेस्ट में है, मोशन में है, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। अब देखिए, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। इनर्शिया को कैसे मेजर कर सकते हैं हम, उसके उस ऑब्जेक्ट के मास के हिसाब से मेजर कर सकते हैं। अब जो इनर्शिया है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस ऑब्जेक्ट के मास से। जितनी ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगी, जितना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट का मास होगा, उतना ज़्यादा वो क्या होगा, उसके अंदर इनर्शिया होगा। मान लेते हैं मेरे पास एक ट्रक है, ठीक है, ये मेरे पास एक ट्रक है और मेरे पास एक ये क्या है, मान लेते हैं दिस इज बाइसिकल, साइकिल है ये, ठीक है। अब दोनों का ही अपना अपना मास है, दोनों ही रेस्ट में है, मुझे इनको मोशन में लाना है, मैं इनको पुश कर रही हूँ पीछे से। जिसका ज्यादा मास होगा उसके अंदर ज्यादा इनर्शिया है, किस में रहने का, रेस्ट में रहने का। यानी कि क्योंकि इस ट्रक का जो मास है वो कंपैरेटिवली इस बाइसिकल से ज्यादा है, इस वजह से जो इनर्शिया होगा ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में रहने का जो इनर्शिया है वो किसके अंदर ज्यादा होने वाले, ट्रक के अंदर ज्यादा होने वाला है। इसीलिए हमने क्या कहा कि इनर्शिया इज रिलेटेड और मेजर्ड बाय मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होने वाला है, इनर्शिया होने वाला है। क्या ये चीज क्लियर हुई? देखो, दिस मीन्स दैट इनर्शिया इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द मास एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन द मास। मास के साथ साथ क्या करता है, डिक्रीज भी करता है वो, ठीक है। तो मास से रिलेटेड आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम आगे एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अ हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया। सीधी सी बात है, क्या होता है, देखो, ज्यादा अगर कोई ट्रक है, ठीक है, कार और बाइसिकल को कंपेयर करते हैं तो उसके कंपैरिजन में जो हमारी कार है वो क्या होगी, क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, अ हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया देन द लाइटर वन। ये चीज तो हमें क्लियर है। इन अदर वर्ड्स, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया को हम डिफाइन कर सकते हैं, हमने दूसरी डेफिनेशन भी देख ली इनर्शिया की, यानी कि इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। देखिए, सिंस अ हैवी ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया, जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, दस इट इज डिफिकल्ट टू पुश और पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो हैवी बॉक्स होता है उसको पुश या पुल करना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो हैवी है, हैवी होने की वजह से उसके अंदर इनर्शिया भी ज्यादा है, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, ज्यादा रेजिस्ट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले मोमेंटम को समझेंगे। मोमेंटम की डेफिनेशन देखते हैं। देखो, मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन। मोशन की पावर, उस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट मोशन में आने वाला है, ठीक है, उसकी पावर को कैसे मेजर करते हैं, मोमेंटम के थ्रू मेजर करते हैं। जो मोमेंटम है वो हमारी एक ऐसी क्वांटिटी है जो मिलती है किसके, प्रोडक्ट से। अगर हम, अच्छा, सबसे पहले हम मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। मोमेंटम को बनता कैसे है, मोमेंटम हमारा, जब हम मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम, एंड जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, राइट। सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या, कैसे मेजर करते हैं मोमेंटम को, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मास एंड वेलोसिटी से। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है एंड वेलोसिटी भी ज्यादा है तो उसका मोमेंटम तो बहुत ज्यादा होने वाला है। यानी कि मोमेंटम इज रिलेटेड टू व्हाट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड विद व्हिच दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यानी कि वेलोसिटी से भी वो रिलेटेड है। क्लियर हुआ? ओके, अब देखते हैं। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड मास का जो प्रोडक्ट है उसी को ही हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। एंड मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P, P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया है मोमेंटम का,
ये हमारे मोमेंटम का फॉर्मूला है, इसके ऊपर हम स्टार मार्क करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, राइट। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम p से, m क्या है मास, एंड v से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, क्लियर, ओके। अब हमको देखो कुछ एक्सप्लेनेशंस देखने वाले हैं, सम एक्सप्लेनेशंस टू अंडरस्टैंड द मोमेंटम। मोमेंटम को समझने के लिए कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं, ये आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाए गए हैं एग्जांपल्स, यहीं से ही कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे, अ पर्सन गेट इंजर्ड इन द केस ऑफ हिटिंग बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज स्टोन, पेबल और एनीथिंग बिकॉज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए कोई भी यहाँ पे ले लेते, कोई मार्बल है, अब इस मार्बल का कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। अब अगर इसका सिर्फ मास है, ये वेलोसिटी में नहीं, ये मूवमेंट में नहीं है, अभी मूविंग नहीं है, ठीक है, तो क्या ये कहीं पर, मान लो ये रेस्ट पे रखा हुआ है, क्या ये आपको लगेगा, नहीं लगेगा। ये कब लग सकता है, कब ये हमें हर्ट कर सकता है, ठीक है, कब ये हमें चोट पहुंचा सकता है, जब ये मूविंग है, इसका मास तो है ही है, बट जब इसकी वेलोसिटी में भी आएगा तब ये हमें हिट कर सकता है, हमें चोट लग सकती है, राइट। इस चीज से हमें क्लियर होता है कि जब मास एंड वेलोसिटी होती है तब वो हमें चीज इंजर भी कर सकती है, क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम, मोमेंटम से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। देखो, even a small bullet is able to kill a person when it is fired from a gun, ठीक है। अब जो बुलेट है बहुत छोटी होती है, उसका मास भी कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा, क्योंकि साइज छोटा है उसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम उसको शूट करते हैं किससे, गन की हेल्प से, तो उसकी वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है ना, बहुत फास्ट मूविंग होती है, और जब हम शूट करते हैं तो वो जो बुलेट है वो दिखाई भी नहीं देती, उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होती है। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मान लीजिए उसका कंपेयर, ट्रक से अगर कंपेयर करते हैं या कार से कंपेयर करते हैं, किसी और बिगर ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, तो बुलेट का मास तो कम है, बट क्योंकि इस केस में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी की है कि जब हम गन को शूट करते हैं तो हमें वो बुलेट दिखाई भी नहीं देती है, राइट। तो वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल जो प्रोडक्ट आया वो तो ज़्यादा ही आएगा, इसका मतलब इस केस में मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों फैक्टर्स, मास या फिर वेलोसिटी, इन दोनों फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम तो बढ़ना ही बढ़ना है। मोमेंटम बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसका जो मेजर है वो बढ़ चुका है। मोमेंटम ज्यादा हुआ, इसकी वजह से क्या कर सकती है, वो किल भी कर सकती है किसी भी पर्सन को, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो, since the momentum is the product of mass and velocity, that is p is equals to m into v of an object, this means momentum is directly proportional to the mass and velocity। ये तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के एंड वेलोसिटी के। अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी हमारा मोमेंटम बढ़ेगा, दोनों के ही क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। मोमेंटम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन आइदर मास एंड वेलोसिटी, हमें ये चीज तो पहले ही क्लियर हो गई एग्जांपल्स के साथ, ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, दिस मीन्स दैट इफ द लाइटर एंड हैवियर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी then the heavier object will have more momentum than the lighter one। ये तो क्लियर है हमें। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक है हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 मान लेते हैं इसको, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट सेकंड, ठीक है। इसका जो मास है इसको हम ले लेते हैं m1, इसको ले लेते हैं m2, ठीक है। दिस इज v1 एंड दिस इज v2, दिस इज v2, इसको भी हम ले लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, एंड क्योंकि दोनों की जो वेलोसिटी वो सेम है, ये भी है हमारा 30 मीटर पर सेकेंड, बट जो मास है वो अलग है। m1 का मास ले लेते हैं हम 60 kg और इसका मास है आपका 200 kg। तो सिंपल सी बात है, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, मोमेंटम ज्यादा होने वाला है ऑब्जेक्ट नंबर 2 का। सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास क्योंकि ज्यादा है, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, मास को देख लेंगे। मास जिसका भी ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होने वाला है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे मोमेंटम के बारे में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और देखते हैं। देखो, इफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ ग्रेटर वेलोसिटी इट हैज ट्रेमेंडस मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल हमारा बुलेट का जो केस है ना, गन से जब हम बुलेट को फायर करते हैं तब वो जो बुलेट है वो कंपेरेटिवली लेस मास की है, बहुत छोटी सी बुलेट होती है, बट जब हम उसको बहुत हाई वेलोसिटी से फायर करते हैं तब ओवरऑल जो मोमेंटम निकल के आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्लियर, ओके।
एंड बिकॉज ऑफ द मोमेंटम इट कैन हार्म एन ऑब्जेक्ट मोर सीवियरली। इसी वजह से मोर सीवियरली वो हार्म कर सकती है किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर हम वहाँ पे शूट करेंगे उसके साइड पे, राइट। ओके, देखो फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल बुलेट हैविंग अ लिटिल मास इवन किल द पर्सन व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद अ हाई वेलोसिटी। ठीक है, बार बार वही वाली चीजें क्लियर हो रही है, मेन कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा बिल्कुल सेम था। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखो यूजुअली रोड एक्सीडेंट्स प्रूव्स मोर फेटल बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड देन इन द स्लोअर स्पीड। कोई भी दो अगर व्हीकल्स आ रहे हैं, V1 V2 मान लेते हैं हम, जो V1 व्हीकल है वो हाई स्पीड से आ रहा है, V2 जो है वो थोड़ी कम स्पीड से आ रहा है। अब क्योंकि हमें पता है मोमेंटम इज रिलेटेड टू मास एंड ऑल्सो वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट वहाँ पे हो सकता है और वो फेटल हमें साबित हो सकता है, राइट। नेक्स्ट हमें देखना है, देखो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, विच इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो रेस्ट में है, तो उसका मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, अभी हमें वही देखना है। तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखो मान लेते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट विद मास m, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है m, वो अभी कहाँ है, रेस्ट पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट में है, जिसका मास m है। ठीक है, अब क्योंकि हमने देखा कि वो रेस्ट पर है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो गई 0। ठीक है, रेस्ट पे है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वेलोसिटी 0 हो गई है। क्लियर है, ओके। अब वेलोसिटी 0 है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है मोमेंटम। तो देखो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। हमें पता है मास तो मान लिया उसका कितना है m, हमने मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर दिया p से, मास उसका उस ऑब्जेक्ट का m है, वेलोसिटी हो गई 0 क्योंकि वो कहाँ पे है, रेस्ट पर है। ये क्लियर हो गया, तो मोमेंटम कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यानी कि ये चीज क्लियर है कि जब भी वेलोसिटी 0 होगी तो मोमेंटम हमारा क्या होने वाला है, 0 ही आएगा, चाहे उसका कितना ज्यादा मास हो, फर्क नहीं पड़ता, मोमेंटम हमेशा 0 ही होगा अगर वो मोशन में नहीं है, उसकी वेलोसिटी 0 है तो, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, आपसे पूछी जा सकती है। अब हमें देखना है यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट को हम डायरेक्टली फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहे थे हम p से, p इज इक्वल टू m इंटू वी। मास की क्या होती है, kg होती है। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये हमें पता है मीटर पर सेकेंड होती है। अब हमको पता है दोनों का प्रोडक्ट है तो हमने क्या कर दिया, kg मीटर पर सेकेंड हमारी क्या हो गई, यूनिट हो गई इसकी मोमेंटम की। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ द स्टोन हैविंग मास 10 kg when it is thrown with the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन, मोमेंटम निकालना है। हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास हमें दे दिया गया है, गिवन मास कितना है आपका, गिवन सबसे पहले आप एग्जाम में ऐसे गिवन लिख लोगे। गिवन में आपको सबसे पहले मास गिवन है, कितना गिवन है, मास 10 kg मास गिवन है, तो आपने यहाँ पे लिख लो 10 kg। फिर आपको वेलोसिटी भी गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज आपको गिवन है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी लिख लीजिए कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे मास लिखा 10 kg, दोनों ही SI यूनिट में गिवन है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, जबकि अगर ग्राम्स में होगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट। इसको 2 मीटर पर सेकेंड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, आप सॉल्व कर सकते हो, आपका एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखो कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द बुलेट। बुलेट का मोमेंटम फाइंड आउट करना है फिर से। ठीक है, आपको गिवन क्या है, बुलेट ऑफ 25 kg, आपको सॉरी 25 ग्राम्स। ठीक है, आपको बुलेट का मास गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो मास ऑफ बुलेट, इसको m1 मान लेते हैं, शायद इसी का एक ही मास गिवन है तो m1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ m ही लिख लो। ठीक है, m लिख लेते हैं। बुलेट का मास गिवन है 25 ग्राम्स। ठीक है, व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी भी आपको गिवन है। ठीक है, वेलोसिटी भी गिवन है, कितनी, उसको v से रिप्रेजेंट करेंगे हम, गिवन है 100 मीटर पर, 100 करना इसको 100 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है, विच इज मास इनटू वेलोसिटी। बट यहाँ पे आपको एक चेंज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे जो मास गिवन है वो ग्राम्स के अंदर गिवन है, आपको इसको पहले SI यूनिट यानी कि kg के अंदर कन्वर्ट करना होगा। कर सकते हो आप इसको बहुत इजीली। हमको पता है, क्या पता है हमें, कि 1000
ग्राम्स में 1 kg होता है, ठीक है, 1000 ग्राम्स में क्या होता है, 1 kg होता है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1/1000 होगा, और हमसे पूछा कितना है, 25 ग्राम्स का हमें निकालना है, तो 25 ग्राम्स का जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 इंटू 25, कर सकते हो या नहीं कर सकते, यानी कि 25/1000, तो कितना हो जाएगा, देखो ये इतने ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को कहाँ पे, सॉरी किलोग्राम्स, इसको केजी करना, केजी, ठीक है, किलोग्राम्स में निकाला है ना हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0.025 kg इंटू वेलोसिटी कितनी है, 100 कितने में है, मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपको यूनिट कन्वर्जन देखना पड़ेगा, आपको हर एक जो यूनिट है वो SI यूनिट के अंदर ही लेनी है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द बुलेट हैविंग, फिर से जो मास गिवन है वो आपको 25 ग्राम्स गिवन है, तो इसको 25 ग्राम्स को फिर से कन्वर्ट कर लेंगे हम किसके अंदर, केजी के अंदर। कितना आया था, देखो अभी कन्वर्ट करने पे 0.025 किलोग्राम्स, ठीक है, इतना आ गया था मास, हमने कन्वर्ट कर लिया विद द वेलोसिटी। इस बार जो वेलोसिटी गिवन है वो गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड। फिर से जब मोमेंटम आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी से प्रोडक्ट ले लिया हमने, मास कितना है हमारा 0.025 किलोग्राम्स इनटू वेलोसिटी इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। सिंपल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमने जब मोमेंटम को समझ लिया है, मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, अब हमको देखना है सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ की स्टेटमेंट से हम शुरुआत करने वाले हैं, जैसे हमने फर्स्ट लॉ देखा था, अभी हम सेकंड लॉ देखने वाले हैं। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या, रेट ऑफ चेंज of what, rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force in that particular direction। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन सा फोर्स, अनबैलेंस फोर्स की ही बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बैलेंस फोर्स को तो हमने बिल्कुल पीछे पढ़ के एक बार छोड़ दिया था, क्योंकि बैलेंस फोर्स से तो कोई इफेक्ट ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, उससे तो मोशन ही नहीं हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स की ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो, क्लियर। ओके, मैथमेटिकल अगर एक्सप्रेशन की बात की जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब हम निकालेंगे तो कैसे करते हैं, देखो ये हमें देखना है। मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। एक बार पहले ये इरेज कर लें। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फोर्स, यही कहता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो, हमने सबसे पहले लेट कर लिया है मास ऑफ एनी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, वो कितना है, m kg। हमने लेट कर लिया m kg मास है उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं उसकी कितनी है, u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। u मीटर, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है वो m है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, u के इक्वल है। हमने मान लिया किसके इक्वल है, u के इक्वल है, ठीक है, u मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखो, फाइनल वेलोसिटी इसकी, जब ये कुछ देर बाद यहाँ पे पहुंचेगी तब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमने मान ली है v मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब देखो, हमें निकालना है इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। इनिशियली अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इनिशियल मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं p1 से, राइट। अब जब हम इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहे हैं, हमें मोमेंटम पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी हम कंसिडर कर रहे हैं ये है इनिशियल वेलोसिटी, हम यहाँ पे लेंगे तो p1 क्या आ जाएगा हमारा, p1 इज इक्वल्स टू m इंटू यू, m u के इक्वल आ गया। क्लियर है इतनी चीज, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते, देखो अब हम निकालेंगे p2, यानी कि फाइनल वाला मोमेंटम हम निकालने वाले। फाइनल वाले मोमेंटम में जो वेलोसिटी हम लेंगे वो फाइनल वेलोसिटी लेंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, देखो p2 इज इक्वल्स टू mv, ये इसके इक्वल आ गया है, क्लियर।
बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख रहे हैं हम, हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वही चीज यहाँ पे की गई है। देखो चेंज इन मोमेंटम जब हम निकालेंगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सिंपल, यही तो करते आ रहे थे। तो फाइनल मोमेंटम हमारा था mv और इनिशियल मोमेंटम हमारा था mu, दोनों को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखो मास क्या है, कॉमन है, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट की ही फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मास को ले लिया कॉमन, तो क्या आ गया देखो v माइनस यू, ये हमारे पास आंसर आ गया है, m इंटू वी माइनस यू। अब हमें देखना है, देखो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें पता है कितनी है, v मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या देखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, हमने सेकंड स्टेटमेंट को मैथमेटिकली देख रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। कौन सा फोर्स है वो, अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं, उसको टाइम से डिवाइड करके, वही तो होता है रेट, टाइम के रिस्पेक्ट में जब हमें निकालना पड़े चेंज, उसी को हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर, जब भी वहां पे रेट की बात की जाएगी तो आपको अपोन में टाइम रखना है, ये बात आपको पहले से पता है, राइट। नहीं पता तो अब मैंने बता दिया, अब आप इस चीज को ध्यान रखना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम कितना निकाला, अभी अभी निकाला, m इंटू वी माइनस यू अपॉन में टाइम, ये क्या हो गया हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये हमारा है मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है, ये इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसको एक बार अपनी नोटबुक में 2 बार लिख के देख लेना, बहुत इजी है, राइट। ओके, नेक्स्ट हमको देखना है स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर ही आगे किस तरीके से इसको आगे फर्दर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये बात तो हमें पता है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि ये ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं, क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी, ये बात तो हमें पहले से पता है, ठीक है, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी पता चली बात। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम फोर्स का फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हैं। अब देखो यहां पे मैंने क्या कर दिया, v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या है, दिस इज एक्सेलरेशन, राइट, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब मैंने क्या किया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस पूरे फैक्टर की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर दिया। तो मास इंटू वेलोसिटी, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मैं जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हटाऊंगी तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैं K से रिप्रेजेंट कर रही हूं, और क्या आ जाएगा ma, यानी कि यहां से हमने एक फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है जिसको हम बार बार न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करने वाले हैं। फोर्स इज इक्वल टू ma, मोस्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ द फोर्स, F इज इक्वल टू ma। अब ये जो K है ना, इसकी वैल्यू है 1, कांस्टेंट की वैल्यू मैंने क्या ले ली है 1, इसी वजह से हम क्या लिखते हैं इसको, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। K की वैल्यू कितनी हो गई है 1, ओके। तो नया फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास फोर्स का। अब हमें देखना, देखो SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट होगी हमारे पास kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन। अब हमें डिफाइन करना होगा न्यूटन को, राइट, न्यूटन को डिफाइन किस तरीके से करेंगे हम, यूनिट है हमें पता है, बट आपको ये डिफाइन 1 न्यूटन, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हमें ये देखना। देखो देखिए, मास की जो यूनिट है वो क्या होती है, kg, SI यूनिट, एंड एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके इसकी यूनिट निकाल ली है। अब हम ना डिफाइन करने वाले हैं 1 यूनिट को। क्या था हमारे पास, देखो F इज इक्वल्स टू ma था, ठीक है, मास की कितनी है 1 kg, एक्सेलरेशन जब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तब जो फोर्स है वो 1 न्यूटन के इक्वल होगा, राइट। इसी तरीके से तो डिफाइन करेंगे, जब मास 1 kg और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तब जो पर्टिकुलर फोर्स होगा उसको हम 1 न्यूटन कहेंगे।
सिंपल। देखो, when an acceleration of 1 meter per second square is seen in the body of mass 1 kg, उस जो ऑब्जेक्ट है उसका मास 1 kg होना चाहिए, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज सेड टू बी 1 न्यूटन। तब उसको हम क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन के इक्वल बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट हमें देखने, देखो, प्रूफ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ। ठीक है, अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का प्रूफ देखने वाले हैं सेकेंड लॉ की हेल्प से, कैसे ये दोनों आपस में कनेक्टेड है वो चीज हमें समझनी है, राइट। तो इसको समझने के लिए फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, हमें सबसे पहले फर्स्ट लॉ के बारे में पता होना चाहिए। क्या कहता है कि जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, देन द मूविंग ऑब्जेक्ट keeps moving with same velocity or the body at rest continue to be the at rest। बस फर्स्ट लॉ में हमें ये कहा गया था, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तब जो बॉडी मोशन में है वो कांस्टेंट क्या करती रहती है, मोशन में ही रहती है, रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहती है। दिस इज फर्स्ट लॉ, ये हमें पता है। यानी कि जब एफ क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, 0 होगा, तो हमें पता है जब हम क्या निकालेंगे, सेकेंड लॉ हमने क्या देखा है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो यानी कि F इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर। अब हमको पता है कि हमारा जो F है वो कितना हो गया, 0 हो गया। F 0 है ना, देखिए यहाँ पे फोर्स हमने क्या ले लिया, 0, तो यहाँ पे हम क्या लेके, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो F है वो हमारा 0, हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, v माइनस यू इज इक्वल टू 0। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो u जो है वो v के इक्वल आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स, राइट। यही तो हो रहा है, क्योंकि हमको पता है फर्स्ट लॉ में एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है, तो अब जब सेकेंड लॉ इसके ऊपर हम लगा रहे होंगे तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। अब यहाँ पे फोर्स हमने ले लिया है 0, तो 0 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 0 पुट करते क्या आ गया, v माइनस यू इज इक्वल्स टू 0, इसको इस साइड लेके आएंगे तो v इज इक्वल्स टू 0। यानी कि इस केस में इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, सेम हो गई है, ठीक है, यानी कि v इज इक्वल्स टू u। अब ये जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे प्रूव कर सकते हो आप, ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए। देखो, दस द फाइनल वेलोसिटी इज ऑल्सो सेम, फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अब हमने सेकंड केस लिया है, देखो सेकंड केस में हमने क्या लिया है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, यानी कि बॉडी अगर रेस्ट पे ही है, वो मोशन में ही नहीं है, u 0 है। अब हमको पता है अगर u एंड v दोनों सेम है, u एंड v सेम है, अगर u 0 है तो v भी क्या होगा, 0 पे 0 ही होगा, रेस्ट पे ही रहेगा। अगर ये मोशन में है, ठीक है, ये केस था हमारा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में ही रहने वाली है, तभी इसको क्या बोला, देखो वैल्यू सेम आ रही है, u एंड v की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी बिल्कुल सेम आ रही है। यही तो कहता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो ये यहाँ से प्रूव हो रहा है सेकंड लॉ से भी। सेकंड देखो, दूसरी बात उसने रेस्ट के रिगार्डिंग कही थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें पता है v इज इक्वल्स टू यू, राइट। अब अगर u 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, v भी क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या रहने वाली है, रेस्ट पर ही रहने वाली है। सो द बॉडी विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब हमने हमारा फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ दोनों की दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लिए। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो उसको भी एक बार स्टेटमेंट देखेंगे। देखो, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेनली रिकॉइल ऑफ गन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है ना, वो आपने बहुत पहले सुनी होगी। क्या होती है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कोई भी एक्शन आप करते हो, ये जो लॉ है थर्ड लॉ, ये हमारी रियल लाइफ के अंदर तो अप्लाई होता ही होता है, बट जो अगर आप कुछ एक्शन करते हो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ना, हर एक एक्शन का कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है, राइट। तो यही एक लॉ है हमारा न्यूटन का, जिसको हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। देखो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट फॉर द थर्ड लॉ, ये आना चाहिए। अब इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन पार्ट हम देखने वाले हैं। तो वॉकिंग जब हम करते हैं, हम चल रहे हैं नॉर्मल, तो वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से चल रहे हैं। ठीक है, कैसे, जब मैं पैरों से पुश कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे को पुश बैक कहाँ से मिल रहा है, फ्लोर से फिर से पुश बैक मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं आगे की साइड पे मूव कर पा रही हूँ। तो जो चलना है नॉर्मल वॉकिंग, वो थर्ड लॉ को फॉलो करता है। फिर हमारा देखिए, बोट मूव्स बैक व्हेन वी डीबॉर्ड इट। ठीक है, जो बोट मूव करती है
ठीक है, तो वो किसके सबका एग्जाम्पल है, रिकॉइल ऑफ गन सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। रिकॉइल का मतलब क्या है, पूरी क्लास से स्टार्टिंग से मैं बोली जा रही हूँ रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन। अब आप इसको जब नोट करोगे तो देखो, जैसे इसने क्या किया, गन को शूट किया, तो पीछे बैक जो आ रही है ना गन पीछे की साइड पे जो मूवमेंट हो रही है, इसी को ही क्या बोलते हैं हम, रिकॉइल। इसके नाक पे आके लग रही है देखो इतनी जोर से, राइट। तो यही क्या है, उसने एक्शन किया, उसने बुलेट फायर की, उसका एक रिएक्शन आया, बैक साइड पे भी एक अपोजिट फोर्स लगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा, इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिकॉइल ऑफ गन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है देखो आपका रोइंग ऑफ बोट। तो ये सारे कुछ एप्लीकेशंस है हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। ओके, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, इनिशियल एंड फाइनल की जब हम बात करते हैं, ओवरऑल आपका मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, तो वैसे ही जो मोमेंटम भी है वो भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ पहले सपोजिशंस करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। देखो, when two or more bodies act upon one another the total momentum remain constant। कैसा रहता है मोमेंटम, ओवरऑल आपस में कांस्टेंट रहता है, प्रोवाइड्स नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। बस इतना ध्यान रखना कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए, तब जो हमारे क्या होते हैं मोमेंटम, वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम जो है वो हमारे फाइनल मोमेंटम के क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम पी आई इक्वल टू पी एफ लिख लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास ए एंड बी। मान लेते हैं एक बॉल है जिसको मैं ए बोल रही हूँ, ठीक है, एक बॉल बी है इस तरीके से। अब जो बॉल ए है उसका मास है m1, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, ठीक है, u1 मान लो, इनिशियल वेलोसिटी होगी ना u1, एंड जो बॉल b है उसकी जो वेलोसिटी है उसको u2 मान लेते हैं, ठीक है, और इसका मास कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा। अब देखो, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स A and B, each of the mass m1 and m2 are moving with the initially with the velocity of u1 and u2। इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, u1 and u2। अब इनका हुआ, अब यहाँ पे जो है ना, जो u1 है, मान लेते हैं जो u1 वेलोसिटी है वो u2 से क्या है, ज़्यादा है, तो ये इससे ज़्यादा फास्टली मूव करिए, तो कुछ टाइम बाद ये आपस में क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। अब ये आपस में टकरा गए हैं। आफ्टर कोलिजन जो हमारा B वाला ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा फास्टली मूव करने लगेगा, ठीक है। अब ये हमारा है ऑब्जेक्ट A, ठीक है, ये इसका मास कितना है, m1, ऑब्जेक्ट A का मास m1 है, और ये मूव कैसे कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी विच इज v1। ऐसे ही B जिसका मास m2 है, वो तो चेंज नहीं हो रहा ना, मास तो सेम ही रहेगा, ऑब्जेक्ट सेम है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या हो गई है, v1 एंड v2 हो गई है। क्लियर। देखो, एक दूसरे को स्ट्राइक किया आफ्टर टाइम t एंड स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। क्या ये आपको पूरी कंडीशन समझ में आई? पहले हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हमने ली, ठीक है, वो मोशन में थी। आफ्टर कोलिजन इनिशियल उनकी वेलोसिटी क्या ली हमने, u1 एंड u2। m1 ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u1, एंड m2 ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, u2। तो आफ्टर कोलिजन ए ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 हो गई है, एंड m2 की वेलोसिटी कितनी हो गई है, v2 हो गई है, ठीक है। ये कंडीशन आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम देखो समझना शुरू करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम, अगर ऑब्जेक्ट ए का इनिशियल मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं p1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, m1 इंटू u1 आ जाएगा, क्योंकि हमने इनिशियल मोमेंटम की बात करी है, तो हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को लेंगे, यानी कि u को लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो ऑब्जेक्ट B का जब हम इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, m2 इंटू u2, m2 u2 आ गया, क्लियर है। ओके, फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो m1 v1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को लेंगे अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें तो। नेक्स्ट हम देखो फाइनल मोमेंटम ऑफ B ऑब्जेक्ट लेंगे तो कितना हो जाएगा, m2 इंटू v2 हो जाएगा। क्लियर हुआ, बिल्कुल यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो अब हमको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हमें निकालना होगा इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट 1, जो ऑब्जेक्ट ए है हमारा, उसके केस में हम क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो कैसे निकलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है, सेकंड लॉ से हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ये बात भी हमें पता है, जिसको हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। F1 फोर्स 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट A। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे m1, ठीक है, मास तो कॉमन है ना, ऑब्जेक्ट तो सेम ही है,
एक ऑब्जेक्ट ए का ले रहे हैं ना हम रेट ऑफ चेंज, तो उसका मास तो सेम ही रहेगा। मास कितना कंसिडर किया है हमने, ऑब्जेक्ट ए का m1 कंसिडर किया है, तो ये क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m1 इंटू, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, v1 माइनस u1, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। क्या क्लियर हुआ सबको, ये वाला इक्वेशन क्लियर हो गया ना सबको। हमने यहाँ पे सेकंड लॉ लगाया है। सेकंड लॉ क्या कहता है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। कौन सा फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अब हमें आगे देखना है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बी, जो बी ऑब्जेक्ट है ना उसका भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, तो वो हो जाएगा हमारे फोर्स 2 F2 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी का मास कितना है m2, जो कि कॉमन ही रहेगा ना, m2 इंटू v2 माइनस u2 हो गया, अपॉन में क्या आ गया t। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेम यही चीज लिखी है मैंने यहाँ पे। अब हमको पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्स जो आएगा उसका वो बैक साइड पे उसकी जो बैकवर्ड डायरेक्शन होगी, इसी वजह से इसको मैंने यहाँ पे क्या लगाया, माइनस के साइन से यहाँ पे शो किया। इसको ठीक कर लेना, F1 इज इक्वल टू माइनस F2 के इक्वल आएगा। इसके ऊपर स्टार मार्क कर लो, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगी, देखो दोनों फोर्सेस को मैंने क्या किया, इक्वेट किया इस फॉर्मूला के अंदर। ये जो हमारा आया इसके अंदर मैंने पुट किया, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, माइनस का साइन लगाया, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी मैंने F1 F2 दोनों की। अब देखो आगे क्या होगा, अब इसको मैं सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करने, यहाँ से t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। m1 v1 माइनस m2 u2, इसको क्लियर कर लेते हैं एक बारी। देखो क्या हो जाएगा, m1 v1, ठीक है, माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m1 u1। सिंपल सॉल्व कर रखा हमने, कुछ भी नहीं है। ये हमारा क्या निकल गया है, क्या निकलता जा रहा है, फॉर्मूला फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आगे इसको फिर से आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, हमारा फाइनल मोमेंटम के इक्वल आ गया है। इससे क्या प्रूव होता है, जब हमारी वैल्यू इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम की सेम हमने निकाल दी है, तो दिस प्रूव्स कि जो ओवरऑल मोमेंटम है वो क्या रह रहा है हमारी प्रोसेस के अंदर, कंजर्व रह रहा है, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम हमारा सेम आया है। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसका डेरिवेशन अभी हमने पढ़ा है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी डेरिवेशंस हमने आज किए हैं उनको बार बार प्रैक्टिस कर लेना। काफ़ी इजी चैप्टर है, ज़्यादा डेरिवेशंस भी नहीं है अगर हम चैप्टर नंबर 1 से कंपेयर करते हैं, ठीक है।